अक्सर मेरे पास ज्योतिष से रिलेटेड बहुत सारे सवाल आते हैं, जिनमें से कई सवाल तो लगभग हर दूसरे से तीसरा व्यक्ति पूछता है। तो मुझे लगता है कि इन सवालों का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इनका कोई रिलेवेंस नहीं है, लेकिन समाज में जागरूकता की कमी है। इसके बारे में कुछ अवेयरनेस होना चाहिए लोगों को, ताकि लोग अपना शोषण होने से बचा सकें इस चीज़ से। पहली चीज़, ज्योतिष विद्या सही है या नहीं है। सामान्य सी बात, देखिए, ज्योतिष कभी भी किसी का जीवन पाठ या भविष्य नहीं बताता है। ज्योतिष आपकी स्ट्रेंथ और आपकी वीकनेस बताता है कि आपके जीवन के क्या मजबूत पक्ष हैं, आपके जीवन के क्या वीक पॉइंट साइड हैं। तो आपको बस इससे एक अवेयरनेस ली जाती है कि आपको किस चीज़ से सामान्य रूप से बच के चलना है, या आपके गुण क्या है। या फिर कुंडली या ज्योतिष तब देखिए जब आप बहुत ईमानदारी से काम कर रहे हो, बहुत मेहनत से काम कर रहे हो, पूरा अपना 100% एफर्ट दे रहे हो, लेकिन उसके बाद भी अगर आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो फिर देखिए, तो हो सकता है वहां से कुछ आपको हेल्प मिल जाए। ज्योतिष सिर्फ आपको एक दिशा दिखाता है, डायरेक्शन दिखाता है कि आपको किस डायरेक्शन में ज़्यादा सफलता मिल सकती है, कहाँ नहीं मिल सकती। इसका ये कतई मतलब नहीं है कि जो आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग नहीं, आप उस प्रोफेशन को नहीं ले सकते। सामान्य तौर पर अगर एक व्यक्ति के, एक एग्जाम्पल से बता रहा हूँ, मान लीजिए किसी व्यक्ति की कुंडली में सरकारी नौकरी का या गवर्नमेंट जॉब का योग है, तो वो व्यक्ति को क्या होगा, कम प्रयास में भी जल्दी सफलता मिल जाएगी। लेकिन अगर किसी व्यक्ति के जीवन में नहीं है या बिजनेस का योग है, तो उसको नौकरी करने के दौरान काफी सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। नौकरी थोड़ी मेहनत से लगेगी, सामान्य परिस्थितियों में उसको थोड़ा सा संघर्ष ज्यादा आएगा, बस इतना सा है और कुछ नहीं है। लेकिन विवाह के परिप्रेक्ष्य में देखिए, नौकरी हो गया, बिजनेस हो गया, मान लो एक बार आपका ठप हो गया तो आपने दोबारा कर लोगे, नौकरी चली जाएगी, दूसरी कर लोगे। लेकिन जो जीवन के बड़े निर्णय होते हैं, जैसे कि विवाह में कुंडली मिलान मेरे हिसाब से देखना आवश्यक होता है। उसका कारण ये है, ग्रहों की मित्रता से आपके जीवन पर बहुत असर पड़ता है। आप देखेंगे जीवन में आपकी किसी व्यक्ति से बहुत अच्छी बनती है, और एक व्यक्ति है वो आपसे बनाने की कोशिश भी करता है, तो आपकी उससे नहीं बनती है। तो दो लोगों के बीच में टर्म्स मिलना चाहिए। अब इसमें भी बहुत सारे, कई लोग जैसे आते हैं, बड़ी खुशी से आते ही साथ बताते हैं कि 32 गुण मिल रहे हैं, विवाह होना चाहिए, ऐसा वैसा। तो मैं आपको एक बात बता दूं, कभी भी विवाह गुण मिलान के आधार पर नहीं किया जाता है। जी हाँ, गुण मिलान केवल विवाह का 25% होता है। कई ऐसे हम लोग के पास लोग आते हैं जिनके 32 गुण मिल जाते हैं, लेकिन वो कहते हैं इसका आगे हमको आगे बताइए। अब मुझे मान लीजिए किसी का 6 महीने के लिए साथ दिख रहा है, मान लीजिए एक व्यक्ति दीर्घायु है और एक व्यक्ति की आयु कम है, तो क्या आप इसको बेस्ट पेयर बोलेंगे कि 6 महीने के लिए उनका साथ बहुत अच्छा रहा और 6 महीने बाद दोनों की सिचुएशन अलग अलग है। मेरे पास ऐसे सैकड़ों केसेस हैं जिनके आपके पास 28 से 30 गुण मिलते हैं, और उन्होंने भी गुण मिलान करने के बाद शादी की थी। गुण मिलान से कभी भी विवाह का निर्णय मत लीजिए। विवाह का निर्णय लेते समय केवल 4 पॉइंट का ध्यान रखिए, और जब भी आप विवाह के लिए, गुण मिलान के लिए किसी विशेषज्ञ के पास जाइए, तो विशेषज्ञ से केवल ये मत पूछिए कि कितने गुण मिल गए या कितने नहीं मिले। आप उनसे पूछिए, जो 4 पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, इन 4 पॉइंट पे डिस्कशन कीजिए। मैं गुण मिलान को केवल इन्हीं चीजों पर प्राथमिकता पे देता हूं। पहली चीज, गुण मिलान किसी भी कुंडली का या विवाह का केवल 25% हिस्सा होता है, तो किसी के कम गुण मिलने से या किसी के ज्यादा गुण मिलने से विवाह का निर्णय कतई मत कीजिए। विवाह से पूर्व कुछ स्थितियां देखना बहुत सामान्य रूप से जरूरी है। पहली चीज, दोनों का स्वभाव एक दूसरे से मिलता है या नहीं मिलता है, पहली चीज। दूसरा पॉइंट, जैसे कि कई लोग बोलते हैं कि अगर मान लीजिए 2 व्यक्ति शादी कर रहे हैं, तो शादी के लिए सबसे पहले क्या जरूरी है, उन दोनों का साथ लंबा होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि एक व्यक्ति की आयु कम हो और दूसरा व्यक्ति दीर्घायु हो, और उनका कुछ कम समय के लिए साथ हो, बहुत अच्छा जीवन सफर रहे, लेकिन आगे जाके सफर अच्छा ना हो, तो क्या आप इसको अच्छा बेस्ट पेयर बोलेंगे? सबसे पहले कुंडली मिलान के 4 पॉइंट में से दोनों का साथ लंबा होना चाहिए, मतलब दोनों की उम्र दीर्घायु होना चाहिए या दोनों की सामान्य आयु होना चाहिए। ऐसा ना हो कि एक व्यक्ति बहुत दीर्घायु और एक व्यक्ति की उम्र कम हो। दूसरी चीज, दोनों की एक दूसरे से मित्रता होगी। क्यों? मित्रता होगी तभी आपस में प्रेम होगा। अगर मित्रता नहीं है तो प्रेम का तो सवाल ही नहीं उठता। दूसरी चीज, दोनों एक दूसरे के लिए लकी हो या एक दूसरे के लिए भाग्य की वृद्धि करते हो, तो ही विवाह के लिए आगे बढ़ना चाहिए। और सबसे अंतिम पॉइंट, विवाह का उद्देश्य क्या होता है? वंश वृद्धि या संतान उत्पत्ति। दोनों लोग संतान उत्पत्ति या वंश वृद्धि में सक्षम हो। अब ये 4 पॉइंट आप किसी के भी जीवन पे लागू कर दीजिए, उसका जीवन बहुत अच्छे से बीत जाएगा।
अब लोग क्या करते हैं, एक मोबाइल ऐप से 26 या 27 गुण मिला के विवाह कर लेते हैं और फिर बाद में बहुत सारे संकटों पे देखते हैं। विवाह के दौरान मांगलिक का निर्णय करना भी अति आवश्यक होता है। कहा जाता है कि एक मांगलिक व्यक्ति अगर दूसरे मांगलिक व्यक्ति से विवाह कर ले तो ये दोष रद्द हो जाता है। हालांकि मेरी भाषा में मैं बताऊं, मांगलिक कहीं से भी कोई दोष नहीं होता है, बस एक सामान्य सा नियम है कि मांगलिक व्यक्ति का विवाह मांगलिक व्यक्ति से होता है। मंगली कैंसिलेशन के 475 पॉइंट होते हैं, 475 पॉइंट। अगर किसी की भी कुंडली में एक भी पॉइंट लग गया तो उसका मंगली कैंसिल माना जाता है, यानी वो मंगली नहीं होगा। अब आप सोचिए, आप किसी व्यक्ति को मंगली मान के शादी कर रहे हैं और उसका अगर कैंसिलेशन लगा हुआ है तो आपको तो विवाह में दिक्कत आना बिल्कुल सुनिश्चित है ही है। ज्योतिष का कभी दोष नहीं होता, ज्योतिष पढ़ने वालों का दोष होता है। ऐसे ही मैंने देखा कई लोग सामान्य सी चीजें, जैसे कि बहुत कॉमन एक समस्या आती, काल सर्प दोष। लगभग हर दूसरे से तीसरे व्यक्ति ये इस चीज के लिए आता है और बहुत घबराई हुई स्थिति में बोलता है कि मुझे काल सर्प दोष है और काल सर्प दोष के कारण मेरे जीवन में ये समस्या आ रही है, तकलीफ आ रही है, ऐसा वैसा ये वो। तो मैं आपको बता दूं, ज्योतिष जो है केवल 17 प्रबंधों से मिलकर बनता है। सारा का सारा जो ज्योतिष होता है वो 17 प्रबंधों से निकलता है। ज्योतिष के 17 प्रबंधों में से किसी एक में भी आपको काल सर्प दोष के बारे में 3 शब्द भी नहीं मिलेंगे। जी हाँ, बिल्कुल भी 3 शब्द नहीं मिलेंगे। ये आधुनिक ज्योतिषियों द्वारा फैलाया गया 5 से 10 साल का एक ऐसा हथकंडा है जिसके थ्रू आप अपने पैसे वेस्ट करते हैं। आप चाहें तो उन लोगों से चर्चा करके देख लीजिए जिन लोगों ने इसकी पूजा पाठ या हवन पूजन करवाया भी होगा, शायद उनको कुछ भी उसका फायदा नहीं हुआ होगा इससे, क्योंकि ये होता ही नहीं है। जो चीज होती ही नहीं है, अब उसका पूजन पाठ भी करवा देंगे तो उससे क्या फायदा होगा। दूसरी चीज, जैसे कि चलो एक चोट मैं मान भी लूं कि कई लोग बोलते हैं कि काल सर्प दोष होता है, चलो मैंने मान भी लिया काल सर्प दोष है, तो ये बोलता है बाधक होता है। मैं आपको कुछ ऐसे सामान्य नाम गिना रहा हूं जिनकी कुंडली में बहुत अच्छे से काल सर्प दोष उपस्थित है। पहला, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी, भारतीय राजनीति का वो सूरज जिसको आज भी मरणोपरांत इतना सम्मान मिलता है और जब तक उन्होंने राजनीति भी करी तो बहुत अच्छे लेवल की। सुर सम्राज्ञी लता मंगेशकर, सचिन तेंदुलकर, धीरूभाई अंबानी, यहां तक कि स्वतंत्र भारत की कुंडली में भी काल सर्प दोष बनता है। अब आप बताइए, क्या भारतीयों ने तरक्की नहीं करी? क्या भारतीयों ने उन्नति नहीं की? अगर ये दोष इतना खतरनाक है तो ये जो सामान्य नाम जो मैंने आपको गिनाए, क्या ये इतने सफल हो पाते? तो आज से अपना धन पैसा अज्ञान के चक्कर में बर्बाद मत कीजिए। जीवन में सफलता या उच्चता कर्मों के हिसाब से मिलती है, ना कि इन सब के हिसाब से। आपके जैसे कर्म होंगे आप कहीं ना कहीं वैसा गेन करेंगे। मेहनत करने से तो बड़ी से बड़ी चीज मिल जाती है। अब मान लीजिए, चलिए ये तो दोषों की बात होगी, अब गुण की भी बात कर लेते हैं। मान लो किसी की कुंडली में बहुत सारे राजयोग हैं, तो वो हाथ पे हाथ रख के बैठा रहे और उसके सारे राजयोग एक्टिव हो जाएंगे क्या? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको राजयोग भी है तो आपको उस राजयोग की दिशा में प्रयास करोगे तब जाके आपको मिलेगा। अगर नहीं है, अगर आप सोचोगे कि हम कुछ ना करें, हाथ पे हाथ रख के बैठे रहें तो हमको बहुत कुछ मिल जाएगा, तो ये तो बहुत बड़ा मिथ है। ना तो कुछ भी मिलना संभव है ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है ये चीजें। इससे अपना धन पैसा इस सब पे बर्बाद करना बंद कीजिए और सकारात्मक दिशा में कर्म कीजिए और मेहनत कीजिए, क्योंकि आपके साथ आपकी मेहनत देगी।